नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम 14 अप्रैल को प्रस्तावित है और इसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जीएस के तहत, जनरल स्टडीज़ के तहत बहुत सारे सेट को कवर कर रहे हैं विभिन्न पब्लिकेशंस के। ये जो सेट आपको सामने दिख रहा है ये एडुटेरिया के द्वारा तैयार किया गया है, तो द क्रेडिट गोज़ टू एडुटेरिया। और एडुटेरिया के द्वारा जो नई वाली टेस्ट सीरीज़ लाई गई थी एईडीओ 2.0, उसके तहत जो है हम लोग FLT 1 को कवर कर चुके हैं। FLT 2 में मैथ और एप्टीट्यूड का था, तो इसी वजह से FLT 3 को हम लोग कवर कर रहे हैं और जो भी जनरल स्टडीज से रिलेटेड सेट होगा उसे हम लोग कवर करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तटीय भू आकृतियों में कौन सी अपरदन से निर्मित होता है। मतलब जो भी यहाँ पर भू आकृतियाँ दी गई है इसमें कौन से वो आकृतियाँ हैं जो कि अपरदन के कारण निर्मित होता है। तो अपरदन के कारण आप देखते होंगे कि समुद्री मेहराब और समुद्री गुफा, ये दोनों जो है अपरदन के कारण निर्मित होता है। तटीय अपरदन मुख्यतः जो है वो समुद्री तरंगों की ऊर्जा, जल के प्रहार तथा हाइड्रोलिक क्रिया से होता है। इसके अलावा समुद्री गुफा की अगर बात कर ली जाए तो इसका निर्माण तब होता है जब तरंगे चट्टानों की कमज़ोर दरारों को काटती रहती है। निरंतर अपरदन से गुफा का आकार बढ़ता चला जाता है और यूं कहें कि गुफा का निर्माण हो जाता है। जब गुफा दोनों ओर से कटकर मिल जाती है तो समुद्री मेहराब बन जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा है। तो इसके जो है सही जवाब की बात कर ली जाए तो ए नंबर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्रांस हिमालय और उत्तर पश्चिमी हिमालय की पर्वत श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करने के लिए बोला जा रहा है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम ये सही क्रम है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही क्रम है। आप अगर दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे, यानी ये है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो दक्षिण से उत्तर की ओर अगर बढ़ेंगे, यानी नीचे से बात की जा रही है, तो पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम, ये कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन है कि लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसकी सहायक श्योक नदी के बीच एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है, तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन ऑस्टिन जास्कर श्रेणी का हिस्सा है। तो ये दूसरी चोटी तो ज़रूर है, लेकिन यह जास्कर श्रेणी का हिस्सा ना होकर किसका है, काराकोरम का है। ठीक है, काराकोरम का है। तो 1 और 2 सही है। पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा सही कथन है। जब भी सही या गलत पूछा जाए तो आप उसे ऐसे घेर लीजिए या फिर अंडरलाइन कर लीजिए, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सही कथन 1 और 2 दोनों है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सही दिया गया है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2 गार्डविन ऑस्टिन, लेकिन जास्कर श्रेणी में न होकर ये काराकोरम में है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्लेट पूछा कहा गया है इसमें, पहला कथन कि जब ये प्लेट टकराती है तो कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट के नीचे निक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है कथन यहाँ पर जो दी गई है ये गलत कथन है। कैसे गलत है, तो जब महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटें टकराती है तो अधिक घनत्व वाली महासागरीय प्लेट जो है वो कम घनत्व वाली महाद्वीपीय प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। ये जो है ये उसका उल्टा बता रहा है। ठीक है, महासागरीय प्लेट जो है वो नीचे छेपित हो जाती है, ये कथन 1 जो है इसमें उल्टा बताया गया है, इसलिए ये गलत है। ठीक है। दूसरा है, इस प्रक्रिया में बनने वाला मैग्मा मुख्य रूप से बेसाल्टिक होता है जिसके कारण तटों पर सौम्य ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। ये भी कथन गलत है। मैग्मा की प्रकृति जो होती है वो प्रकृति में बनने वाला मैग्मा एंडेसिटिक प्रकृति का होता है, बेसाल्टिक नहीं। ठीक है, एंडेसिटिक, ये जो आपको बेसाल्टिक दिख रहा है ये बेसाल्टिक ना होकर यहाँ पर अगर एंडेसिटिक होता तो ये कथन सही माना जाता। ठीक है, एंडेसिटिक, तो ये कथन गलत है। तीसरा है, पेरू चिली गर्त महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच विनाशकारी प्लेट सीमा का एक सटीक उदाहरण है, ये कथन सही है। चौथा है कि इस टकराव के कारण केवल नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है, भूकंपीय गतिविधियां यहाँ नगण्य होती है। देखिए, भूकंपीय गतिविधियां जो है वो सीमाओं पर नवीन वलित पर्वतों, जैसे कि एंडीज है नवीन वलित पर्वत का उदाहरण, एंडीज के साथ तीव्र भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधियां भी होती है। ठीक है, तो नगण्य कहना जो है वो गलत है, भूकंपीय गतिविधियां जो है सो होती है, तो ये कथन भी गलत है। कौन सा कथन सही है, तो केवल 3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रेणी के भूआकृतिक और
जलवायुवीय महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। पहला कथन है कि अरावली श्रेणी थार मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकने के लिए एक भौतिक बाधा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, भौतिक बाधा के रूप में कार्य करती है, यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे। तो ये कथन सही है। ठीक है, ये कथन सही है कि अरावली श्रेणी जो है वो थार मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकने के लिए एक भौतिक बाधा के रूप में कार्य करती है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होने के कारण यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के समानांतर पड़ती है, जिससे राजस्थान में भारी वर्षा होती है। तो ये कथन जो है गलत है। क्यों? क्योंकि अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, यह मानसून की अरब सागर शाखा के समांतर है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, इतना तक ये कथन ठीक है, समानांतर है, जिसके कारण मानसूनी हवाएं जो है वो बिना टकराए निकल जाती है और राजस्थान में वर्षा जो है अत्यंत कम होती है। यहाँ पर जो भारी वर्षा दिया गया है ये भारी न होकर अत्यंत कम होती है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। तीसरा है, बनास नदी जो है वो अरावली को पार करने वाली एकमात्र नदी है जो अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। तो बनास नदी जो है वो अरावली से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी ज़रूर है, लेकिन ये अपना जल जो है वो यहाँ जो आपको दिया गया है खंभात की खाड़ी में न गिराकर ये चंबल में गिराती है। ठीक है, ये चंबल में गिराती है ना। ठीक है, जो अंततः जो है यमुना में मिलती है, न कि खंभात की खाड़ी में। तो चंबल में ही गिराती है और चंबल आगे जाकर आपको पता है कि यमुना में मिलती है। ठीक है, यहाँ खंभात की खाड़ी दी गई है, इसलिए ये भी कथन गलत है। अरावली क्षेत्र जो है वो धात्विक खनिजों जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता के मामले में अत्यंत जो है वो समृद्ध है। तो 1 और 4 ये चौथा कथन भी जो है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा भी आपसे यही गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब है। वसंत विषुव जो लगभग 21 मार्च को होता है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन इसमें सही है वसंत विषुव के बारे में? तो पहला कथन है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वसंत विषुव 21 मार्च को घटित होता है और इस दिन सूर्य की सीधी किरणें जो है वो कर्क रेखा पर ना होकर ये जो है भूमध्य रेखा पर होता है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर होता है ना। दूसरा है कि सूर्य जो है वो मकर रेखा पर लंबवत होता है, नहीं, यहाँ तो हमने देखा कि भूमध्य रेखा पे होता है। तीसरा है कि सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है, ये भी गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, ये आधा लाइन ठीक है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, यह उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु के अंत और वसंत ऋतु के शुरुआत का संकेत देता है। अब देखिए 21 मार्च अभी का ही समय चल रहा है। ठीक है, तो इसमें ग्रीष्म ऋतु का आरंभ जो कहा गया है ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है वो वसंत ऋतु की शुरुआत का संकेत देता है। ठीक है, तो 3 गलत है, चौथा अपने आप में ही सही होना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है और उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु का आरंभ होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। छठा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी शांत घाटी के वर्षा वनों से निकलती है और भरतपुझा नदी में मिलती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका सही जवाब है कुंतीपुझा। ठीक है, कुंतीपुझा शांत घाटी यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। ये नोट कर लीजिएगा, ये जो है केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। ठीक है, पलक्कड़ जिले में स्थित है शांत घाटी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कई एग्जामों में। यह क्षेत्र जो है वो पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का हिस्सा है और यहाँ सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं जहाँ उच्च वर्षा होती है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं। तो 4 देश के नाम यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। स्लोवाकिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो सर्बिया है क्या पड़ोसी? नहीं है। चेक गणराज्य है, इसके अलावा 3 में जो हंगरी दिया गया है ये भी है और ऑस्ट्रिया भी है। तो 2, 3 और 4 सही जवाब हो जाएगा इसका, 2, 3 और 4। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्लोवाकिया जो है ये एक लैंड लॉक जो है वो मध्य यूरोपीय देश है। ठीक है, लैंड लॉक्ड है, जैसे बिहार अपना लैंड लॉक्ड है, कोई भी बिहार की किसी साइड से भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, वैसे ही स्लोवाकिया जो है वो एक स्थल रुद्ध बोले या फिर लैंड लॉक्ड
यूरोपीय देश है, मध्य यूरोपीय देश है। इसकी सीमाएं जो है वो चेक गणराज्य, हंगरी, ऑस्ट्रिया और उत्तर में पोलैंड से लगती है, ठीक है। और उत्तर पश्चिम में चेक गणराज्य से लगती है, दक्षिण पश्चिम में ऑस्ट्रिया से लगती है और पूर्व में यूक्रेन से लगती है, ठीक है, यूक्रेन से लगती है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उसके बाद दिया गया है कि कितने जो इसमें से युग्म हैं वो सही दिए गए हैं। तो घाट प्रवाह नहर परियोजना ये कर्नाटक दिया गया है, उकाई नहर परियोजना गुजरात और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र और जवाई परियोजना तमिलनाडु। इसमें से कितने कथन जो हैं वो सुमेलित दिए गए हैं। तो इसमें जो है सो 3 सुमेलित दिए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से वो 3 हैं, तो घाट प्रभा नहर परियोजना जो है वो कर्नाटक में है, सही है। उकाई नहर परियोजना ये गुजरात में है, सही है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। और जवाई परियोजना तमिलनाडु में ना होकर राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में है। तो केवल 3 युग्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है असरसन रीजन वाला। तो असरसन दिया गया है कि पूर्वी घाट की नदियां प्रायः विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। कारण ये दिया गया है कि वे लंबी दूरी तक समतल मैदानों से होकर बहती है और अधिक अवसाद लाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कथन जो दिया गया है ये भी सही है और रीज़न जो दिया गया है ये कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूर्वी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ जैसे कि गोदावरी है, ठीक है, गोदावरी है, इसके अलावा कृष्णा है, कृष्णा, कावेरी, महानंदा, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ प्रायः लंबी दूरी तय करती है और विस्तृत दक्कन पठार व तटीय मैदान से होकर बहती है और इनके प्रवाह क्षेत्र का विस्तार जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है ना। लंबी यात्रा के दौरान ये नदियाँ जो है वो पर्याप्त मात्रा में यानी ठीक ठाक मात्रा में अवसाद को जो है अवसाद को एकत्रित करती है। अवसाद यानी बालू, गाद, मिट्टी, ये सब, ठीक है। तो असरसन और रीज़न वाला क्वेश्चन असरसन सही था और रीज़न उसकी सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 10 नंबर कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कोयला क्षेत्र है और राज्य दिए गए हैं, ठीक है, कोयला क्षेत्र और राज्य दिए गए हैं। कौन सा कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, तो पहला दिया गया है राजमहल, झारखंड, बिल्कुल सही है। दूसरा है सोहागपुर, ये छत्तीसगढ़ में ना होकर मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। ये छत्तीसगढ़ में ना होकर मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा, तो ये गलत है। तीसरा है विश्रामपुर, ये मध्य प्रदेश में ना होकर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है, तो ये भी गलत है। चौथा रानीगंज, पश्चिम बंगाल, ये सही है। तो 1 और 4 सही है। कितने युग्म सुमेलित है, तो केवल 2 युग्म, ठीक है। अगला है कि स्नायु और जोड़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। स्नायु और जॉइंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही है। तो स्नायु हड्डियों को जोड़ते हैं और शरीर की गति में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है। स्नायु केवल हड्डियों के बीच दूरी बढ़ाते हैं, गलत है। स्नायु केवल शरीर की कठोरता बनाए रखते हैं, गलत है। स्नायु रक्त वाहिकाओं से जुड़े होते हैं, गलत है। स्नायु के बारे में थोड़ा सा जान ले। स्नायु यानी कि मसल्स, ठीक है, मसल्स की बात की जा रही है। तो मसल शरीर की वह संरचना होती है जो गति और शक्ति प्रदान करती है, हमें पता ही है। और मसल जो है हड्डियों से जुड़ी होती है और जोड़ के माध्यम से हड्डियों को जोड़ती भी है। जब मसल सिकुड़ती है तो यह हड्डियों को खींचती है और गति उत्पन्न करती है, ठीक है। उदाहरण के लिए हाथ को मोड़ने में बाइसेप्स की जो मसल्स होती हैं, स्नायु जो हड्डियाँ हैं उसको जोड़कर काम करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हीरे के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है, ठीक है, सही कथन के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसे प्रकाश परावर्तित करने की इसकी योग्यता के कारण गहनों में रत्न की तरह प्रयुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश जो है वो परावर्तित करता है ये हीरा। यह विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, सुचालक नहीं होता है, ये कुचालक होता है, ठीक है, कुचालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर ना होकर ये बैड कंडक्टर होता है हीरा। इसे कांच, संगमरमर, पत्थर और अन्य कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। कठोरतम पदार्थ माना जाता है हीरा, ठीक है, तो ये भी कथन सही दिया गया है। अगला है कि इसे शैलों के वेधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये भी कथन सही है। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। अपनी अत्यधिक कठोरता के कारण हीरा का उपयोग जो है वो कांच, संगमरमर और अन्य कठोर पदार्थों को काटने के लिए किया जाता है और कठोरता ही कारण है जो कि हीरा औद्योगिक रूप से चट्टानों या यूँ कहें शैलों के वेधन या ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन दिया गया कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। ठीक है, तो ये सही है। अगर शुद्ध जल में आप नमक को घोलेंगे तो जल का जो क्वथनांक होगा वो बढ़ जाएगा और हिमांक जो है फ्रीजिंग पॉइंट वो घट जाएगा। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें दोनों कथन यहाँ पर सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। नीचे दिए कथनों में कौन से सही है? सही कथन पूछा जा रहा है। तो 14 नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए, सही कथन चुनना है हमें। तो रुधिर वर्ग ए वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्तियों को रुधिर दे सकता है। रुधिर यानी ब्लड, रक्त। ठीक है, तो जिनका ब्लड ग्रुप ए है वो कोई व्यक्ति है और वो ए ब्लड ग्रुप और ए बी व्यक्तियों को ब्लड दे सकता है। ये सही है, क्योंकि ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर है, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए दिया गया, अगर नेगेटिव दिया होता और यहाँ सिर्फ ए बी होता तब थोड़ा सा मामला फंस सकता था। ठीक है, चलिए अगला है कि रुधिर वर्ग ए बी वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए बी अथवा ओ वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है। गलत है, ये ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर है, डोनर नहीं है। ठीक है, ओ होता तब ये कथन सही होता। अगला है कि रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर दे सकता है, यानी ब्लड दे सकता है। सही है, ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है। ठीक है, तो ऐसा है क्या, सबसे ले सकता है क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे 14 का जो सबसे लेने वाली बात जो है यहाँ पर गलत हो सकता है, क्योंकि अगर रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से ले सकता, तो मतलब अगर नेगेटिव होगा तो मामला थोड़ा सा फंस सकता है। मतलब वर्ग ओ वाला व्यक्ति केवल ओ वर्ग व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है, किसी भी वर्ग से नहीं ले सकता है। ठीक है, और एक और यहाँ पर है कि जिनका भी ओ होता है ब्लड ग्रुप वो सार्वभौमिक दाता होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए बी हमने बताया ये रिसेप्टर होते हैं, ओ जो है ये डोनर होते हैं। तो किसी भी मतलब ब्लड ग्रुप से ये ले नहीं सकते हैं, दे सकते हैं भले किसी को, ए बी वाले लेते हैं। ठीक है, उसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव का थोड़ा सा मामला बनता है, हालांकि उतना डिटेल अभी करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 3 दोनों कथन सही है। 1 और 3 क्या दिया गया है कूट में? 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लौह और सोडियम उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी या किन की आवश्यकता होती है? तो तीनों की होती है, कैल्शियम की भी, लौह की भी और सोडियम की भी। ठीक है, मानव शरीर में मांसपेशियों के सुचारू रूप से कार्य करने के संकुचन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, कैल्शियम, लौह और सोडियम तीनों की आवश्यकता होती है। कैल्शियम जो है यह संकुचन की प्रक्रिया को ट्रिगर करता है। वहीं अगर सोडियम या पोटेशियम की बात कर ली जाए तो ये तंत्रिका आवेगों को मांसपेशियों तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विचार करने के लिए फिर से बोला जा रहा है ना, थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए, इंटरेस्ट बना रहेगा। परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है। ठीक है, दूसरा है प्रतिलोम परासरण में तनु घोल का बाह्य दाब, तनु घोल पर बाह्य दाब जो है वो लगाया जाता है। कौन सा कथन सही है? तो ना तो 1 ना ही 2। कैसे? परासरण में विलायक जो है वो तनु घोल, यानी कि तनु घोल मतलब कम सांद्रता जिसकी हो, वो तनु घोल से सांद्र घोल यानी उच्च सांद्रता की ओर जाता है। ठीक है, सांद्र घोल से तनु घोल की ओर नहीं जाता, ये उल्टा होता तब ऐसा हो सकता था। ठीक है, दूसरा जो कथन दिया गया है, प्रतिलोम परासरण में सांद्र घोल यानी सांद्रिक पक्ष पर बाह्य दाब लगाया जाता है, ना कि तनु घोल पर। ठीक है, यहाँ पर भी अगर सांद्र घोल होता तब ये कथन सही होता। तो ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काले रंग के तार का विद्युत उपकरण में मुख्य कार्य क्या होता है? तो काले रंग के तार का विद्युत उपकरण में मतलब विद्युत उपकरण में जो है वो न्यूट्रल के माध्यम से विद्युत लौटाना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, किसी भी विद्युत उपकरण में धारा को सुरक्षित रूप से बहाना जरूरी होता है और इसके लिए 3 तार होते हैं। ठीक है, लाल होता है, काला होता है और हरा होता है। लाल जो है वो फेज वाला होता है, मेन फेज वाला। न्यूट्रल के लिए काला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है अर्थ या फिर ग्राउंड जिसे आप अर्थिंग कहते हैं उसके लिए हरा उपयोग किया जाता है ना। काला तार जो है वो न्यूट्रल तार कहलाता है, ये नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही पूछा जा रहा है। तो चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका वृहद पैमाने पर उत्पादन होता है, क्या ये सही है? नहीं है।
कैसे सही नहीं है? तो चूने पर जल की क्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं साइंस में, है ना। CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि चूने, जो CaO यहाँ पर चूना है, चूने पर जल की क्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं बनता है। तो 1 नंबर गलत है। ठोस अवस्था में इसका जो है प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही जवाब है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अत्यधिक दबाव पर ठंडा किया जाता है तो वह सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती है। इसे जो है शुष्क बर्फ भी कहते हैं, है ना। शुष्क बर्फ भी बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा। और शुष्क बर्फ जो है मतलब क्योंकि यह पिघलने पर गीली नहीं होती बल्कि सीधे गैस बन जाती है। ठीक है, शुष्क बर्फ के बारे में बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है यानी क्या है? गलत है। ठीक है, तो पहला है कि मानव नेत्र जो है वो अपसारी लेंस से युक्त एक अपवर्तन निकाय है। तो ये कथन पहला ही गलत है। मानव नेत्र में अभिसारी लेंस होता है। ठीक है, अपसारी ना होकर कौन सा लेंस होता है? अभिसारी होता है। ठीक है, अभिसारी लेंस होता है। और अभिसारी लेंस यहाँ पर अगर लिखा होता तो सही होता। मानव नेत्र में मौजूद प्राकृतिक लेंस एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु जो कि रेटिना है उस पर केंद्रित करता है। अगला है कि मानव नेत्र के दृष्टिपटल में प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है जिन्हें शलाका और शंकु कहते हैं, जो प्रकाश को विद्युत संदेशों में परिवर्तित करते हैं। ये सही है। दृष्टिपटल पर केंद्रित होने वाला प्रत्येक प्रतिबिंब उल्टा होता है, ये भी सही है। वस्तुओं की, ये उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति की सही परख करने के लिए हम दोनों आँखों की आवश्यकता मतलब हमें दोनों आँखों की आवश्यकता होती है। डी नंबर भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असर्शन रीजन दिए गए हैं। लोहा का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। ठीक है। दूसरा है लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। क्या ये सही है? लग रहा है सही। तो यहाँ पर जो है ए तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि किसी वस्तु के तैरने के लिए उसका घनत्व का उस द्रव से कम होना आवश्यक है, उसमें उसे डाला जा रहा है। चूँकि लोहा पारे पर तैरता है, इसका अर्थ है कि लोहे का अपेक्षित घनत्व जो है वो पारे से कम न कि अधिक होता है। ठीक है, तो ये कथन अगर सही है तो ऑटोमेटिक ये कथन गलत हो जाएगा। तो ए सही है और आर गलत है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से असर्शन रीजन। रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय वातावरण देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है साधारण तापमान पर नाइट्रोजन गैस की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रासायनिक अभिक्रिया में अक्रिय वातावरण देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। और इसका कारण है साधारण तापमान पर नाइट्रोजन गैस की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, तो ये भी सही है। मतलब ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो असर्शन की सही व्याख्या करता है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग जो है वो औद्योगिक प्रक्रियाओं और खाद्य पैकेजिंग में अक्रिय वातावरण बनाने के लिए किया जाता है ताकि ऑक्सीजन के कारण होने वाले ऑक्सीकरण या अनचाही रासायनिक अभिक्रिया को रोका जा सके। ठीक है, चिप्स वगैरह का पैकेट जो आप लोग फाड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें वो जो पूरा टाइट रहता है और जब खोलते हैं तो 4-5 चिप्स निकलता है, उसमें नाइट्रोजन ही भरा होता है। साधारण तापमान पर अगर बात कर ली जाए तो नाइट्रोजन जो है वो अत्यधिक निष्क्रिय होती है क्योंकि इसके परमाणुओं के बीच एक बहुत मजबूत त्रिकबंध पाई जाती है। ठीक है, मजबूत त्रिकबंध पाई जाती है और जिसे तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ए नंबर इसका आंसर सही है। परंपरागत कर्णपाली छेदन प्रक्रम, कान छेदने में खून नहीं बहता, इसका क्या कारण है बताइए। डेली एकदम मतलब एक तरह से देखें तो दिन प्रतिदिन जो चीज़ें घटित हो रही है उससे क्वेश्चन दिया गया है। काफ़ी अच्छा सेट बनाया गया ये एडिटोरिया के द्वारा, है ना। तो कान छेदने में खून क्यों नहीं बहता, इसका क्या कारण है। तो कर्णपाली में पाई जाने वाली उपास्थि में शरीर के अन्य भागों की तुलना में बहुत कम खून की आपूर्ति होती है। ठीक है, कान का बाहरी हिस्सा और कर्णपाली जो है वो मुख्य रूप से लचीली उपास्थि से बनी होती है। ठीक है, उपास्थि से बनी होती है और उपास्थि एक ऐसा ऊतक है जिसमें रक्त वाहिकाओं का जाल मांसपेशियों या त्वचा की तुलना में
अत्यधिक कम या विरल या ना के बराबर होता है। ठीक है, जब कान छेदा जाता है तो रक्त वाहिकाओं के कम घनत्व के कारण खून बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं निकलता है। ठीक है, कारण हमने जान लिया। अगला है कि निम्न में से कौन से अर्धचालक हैं? सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, सिरेमिक और जर्मेनियम। तो अर्धचालक इसमें से कौन कौन से हैं? तो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। ठीक है, अर्धचालक अब होता क्या है? तो अर्धचालक वैसे पदार्थ को बोला जाता है जिनकी विद्युत चालकता जो है वो सुचालकों जैसे कि तांबा और कुचालकों जैसे कि कांच इसके बीच की होती है। ठीक है, मतलब अर्धचालक है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो आवर्त श्रेणी की अगर बात कर ली जाए, आवर्त सारणी की, तो वे 14वें समूह के हैं ये दोनों। ठीक है, 14वें समूह के क्या है? तत्व हैं और सबसे शुद्ध प्राकृतिक अर्धचालन माने जाते हैं। तो 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण भी होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण भी होता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3 तीनों सही है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं। जब इस जल को पूरी तरह से वाष्पीकृत किया जाता है तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन इसमें घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड बचे रह जाते हैं जो सफ़ेद रंग की परत या पाउडर के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, तीनों कथन इसमें, तीनों ही कारण सही है। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित है जो कि प्रौढ़ों के लिए एक सामान्य रोग है? ठीक है, तो रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, जी हाँ ये है। रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो भी शुगर वाले पेशेंट होते हैं उन्हें डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप पैकेट में एक टॉफ़ी लेके चलिए। ठीक है, टॉफ़ी लेके चलिए। क्यों? क्योंकि अचानक से अगर शुगर लेवल गिरेगा तो आप चक्कर खाकर गिर सकते हैं। ठीक है, ऐसा सलाह जो है वो डॉक्टरों के द्वारा दिया जाता है। तीसरा कथन बोल रहा है कि रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, जी हाँ ये भी कारण है। चौथा है रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा, ये कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो ये कोई कारण इसमें नहीं है। एक मिनट, रक्त में शर्करा की निम्न मात्रा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये मैंने मतलब एक्सप्लेन करने के दौरान इसे टिक कर दिया था। ठीक है, रक्त में शर्करा की निम्न मात्रा, ये नहीं होगा। मतलब जो प्रौढ़ों की एक सामान्य रोग है, मतलब मधुमेह के बारे में, ये कथन गलत है। 2 नंबर नहीं होगा। रक्त में शर्करा की उच्च मात्रा या फिर रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा। ठीक है, 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। मधुमेह जो है एक चयापचय संबंधी विकार है जो अग्नाशय द्वारा पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन न करने या शरीर द्वारा इंसुलिन का सही उपयोग न करने के कारण होता है। इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज जो है यानी शर्करा का स्तर जो है वो असामान्य रूप से बढ़ जाता है, इसलिए रक्त में शर्करा का उच्च स्तर और इंसुलिन जो है वो निम्न स्तर पे पहुंच जाता है। ठीक है, और ये जो है इसका मुख्य लक्षण है। अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में से कौन से अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। और इसका कारण क्या है? तो पॉल्यूशन वगैरह जो हो रहे हैं, ठीक है, जो जीवाश्म ईंधन वगैरह जलते हैं उनसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें निकलती है। ठीक है, ये गैसें वायुमंडल में जलवाष्प के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और नाइट्रिक एसिड भी बनाती है। जब यह वर्षा के रूप में गिरती है तो इसे एसिड रेन कहा जाता है। और एसिड रेन का पीएच मान के बारे में अक्सर पूछा जाता है। इसका पीएच मान जो है 5.6 से कम होता है। ठीक है, और ये जो है एसिड रेन के कारण काफ़ी स्मारकों को नुकसान हो रहा है। जैसे पहले नंबर पर आप रख लीजिए ताजमहल। ठीक है, ये पीला पड़ता जा रहा है ना। और जलीय जीवन को भी इसके लिए अत्यंत हानि पहुंचता है इसके कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्ध्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला कथन है वायुमंडल में प्रकाश का रक्त लाल भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। तीसरा है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता और प्रकाश कृष्ण यानी कि काला दिखेगा। तो ये जो है तीसरा कथन सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही पूछा जा रहा था, तो केवल तीसरा कथन सही है, केवल 3। अब जो है ये दोनों के बारे में जान लें। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कण सूरज की रोशनी को चारों तरफ फैलाते हैं, जिसे हम लोग प्रकीर्णन बोलते हैं, है ना। प्रकीर्णन
बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। और चूंकि नीले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है इसलिए इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और हमें आसमान नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए। आयोडीन युक्त लवण क्या होता है? तो ये जो है पोटेशियम आयोडाइड और साधारण नमक का मिश्रण होता है। ठीक है, और आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए एक आवश्यक भी है, जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है, घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, आयोडीन अगर आप ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तब। ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ध्वनि तरंग के बारे में? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। ठीक है, ध्वनि की गति कम हो जाती है, ये सही है। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है, बढ़ती नहीं है, घट जाती है। ठीक है, ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम में कम रहती है। जी नहीं, जो जितना ठोस होगा उतनी ही तेज उसकी गति होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम में कम ना होकर और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाती है ना, ये सही दिया गया था। इसके अलावा ध्वनि की गति जो है वो माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्था पर भी निर्भर करती है। ठोस पदार्थों के अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं जिससे कि कंपन तेजी से स्थानांतरित होते हैं, इसलिए ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव्य में और सबसे कम गैस में होती है। सबसे ज़्यादा किस में? ठोस में। ठीक है, ठोस में यानी कि सॉलिड में, फिर लिक्विड में, उसके बाद गैस में। ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। यहाँ पर केवल एक नंबर कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीएच पैमाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएच पैमाने के संबंध में जो पीएच मान होता है, यह एक लघु गणकीय पैमाना है। ठीक है, यह एक लघु गणकीय पैमाना है, ये सही है। पीएच पैमाना किसी विलयन की अम्लीयता यानी कि एसिडिक है या फिर बेसिक है, ये बताता है। ठीक है, मापने का एक लघुकणीय तरीका है। इसमें 0 से लेके 14 तक अंक दिए रहते हैं। ठीक है, और 7 से कम अगर है पीएच तो इसको एसिडिक माना जाएगा, और 7 से अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो बेसिक माना जाएगा, यानी बेस माना जाएगा। ठीक है, क्षारीय माना जाएगा, है ना, ये याद रखिएगा। तो पहला कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन है कि पैमाना जो है वो 0 से 14 तक सीमित है क्योंकि पानी का आयनिक गुणनफल लगभग 10⁻⁻14 है। तो ये हमने बताया आपको अभी कि 0 से 14 तक है। पीएच मान जितना कम होगा विलयन की अम्लता उतनी ही ज़्यादा होगी। हमने बताया कि 7 से कम मतलब अम्लीय और 7 से ज़्यादा मतलब क्षारीय। ठीक है, तो तीनों कथन सही है, 1, 2, 3। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है वो क्या परिवर्तन हुआ? स्वदेशी आंदोलन चला कब था? ध्यान रख लीजिए, 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला था, बंगाल विभाजन के बाद। ठीक है, जब बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, उसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन चला था। 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अनेक कपड़ा मिलें, साबुन और माचिस के कारखाने, हैंडलूम के उद्यम तथा राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां खुल गई। जी हाँ, स्वदेशी रूप से चीज़ों को विकसित करने की बात की जा रही थी। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रवादी काव्य, गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ, ये भी सही है। 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर उस समय जो है विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की भी बात की जा रही थी, बहिष्कार किया जा रहा था, है ना। ये सब आपने मॉडर्न हिस्ट्री के तहत पढ़ा होगा। गांधी इरविन समझौता के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? डेट नोट कीजिए, 1931 में हुआ था। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है नोट करते चलिए। ठीक है, तो सरकार जो है वो हिंसक तथा अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है, अहिंसक जो भी थे उन पर ऐसी कोई चीज़ लागू नहीं हुई थी। ठीक है, इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरना देने एवं शांतिपूर्ण विरोध को स्वीकृति दे दिया गया था। बिल्कुल सही है। समझौते के अनुसार कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी, जो कि 1931 में हुआ था। ठीक है,
ये तो नहीं, तो 1 नंबर कथन यहाँ गलत पूछा जा रहा था, तो ए नंबर कथन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए जो है वो गलत है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई थी। कई बार डेट भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। ठीक है। अगला है स्थायी बंदोबस्त यानी इस्तमरारी बंदोबस्त को अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विकसित किया गया था, क्यों? ठीक है, क्यों? तो 1810 के पश्चात ये आया कब था स्थायी बंदोबस्त? 1793। ठीक है। ए नंबर बोल रहा है कि विस्तारित किया गया, क्योंकि बहुत ही कम जगह में विस्तारित किया, क्योंकि 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई, जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि स्थायी बंदोबस्त से राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं हुई। ये सही कारण है। रिकॉर्डों के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा, ये भी सही है। राज्य में रैयत से सीधे बंदोबस्त नहीं किया गया, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में एकदम लगान फिक्स कर दिया गया था कि उपज हो या ना हो इतना आपको देना ही है। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त में ये सारी चीज़ें मतलब कही गई थी, तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। ये लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। मैं यहाँ पे मिला दूंगा मुगल शासक और इसका मकबरा कहाँ पर है। सबसे पहले सबसे आसान क्या लग रहा है? शेरशाह, सासाराम रोहतास में शेरशाह का मकबरा है, शेरशाह सूरी का। सबसे आसान तो यही लग रहा है, इसको पहले मिला लीजिए। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा बाद में, ठीक है। मैं यहाँ पर मिलान कर दे रहा हूँ। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो आसान लगे ऐसे में पहले उसी को मिलाइए। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो लाहौर में है। ठीक है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। तो ये जो है मिला लीजिएगा इसको। 1 का 4, 2 का 2, 3 का 1 और डी का 3। 4 2 1 3। ठीक है, 4 2 1 3। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला है, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो ये राष्ट्रकूट ने काम किया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार जो है वो दक्कन में था, है ना, दक्कन में था। और लेकिन उन्होंने जो है वो उत्तर भारत की राजनीति यानी कि कन्नौज, ठीक है, कन्नौज में सफल हस्तक्षेप करके भौगोलिक दूरियों को कम कर दिया और उन्होंने अरब व्यापारियों के साथ मजबूत संबंध बनाकर उत्तर और दक्षिण के बीच व्यापारिक मार्ग, जो कि यहाँ पर आपको सेतु दिख रहा है, व्यापारिक मार्ग या सेतु जो है वो प्रशस्त किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। पहला कथन है कि तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, इसमें नरम दल एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य जो है वो समझौता होने में काफ़ी मदद मिली थी। ठीक है, तो सही है ये। आपको पता है कांग्रेस के बीच जो है वो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उस समय विभाजन हो गया था। ठीक है, नरम दल और गरम दल के बीच। तो इसके समझौता जो है वो 1916 में हुआ था, जो कि लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, और इसमें एनी बेसेंट और तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो कथन नंबर 1 सही है। उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, इस एकता का मार्ग इसलिए भी आसान हो गया क्योंकि कांग्रेस के बड़े उदारवादी नेता जो थे वो फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले की 1915 में मृत्यु हो गई थी, जो पहले गरम दल के प्रवेश के कट्टर विरोधी थे। इन दोनों कारणों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पुनः एक सशक्त मंच बनाया। ठीक है, तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 37 नंबर की बन्नीहट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है? बन्नीहट्टी की लड़ाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो विजयनगर साम्राज्य का विघटन का प्रमुख कारण था ये। ठीक है, बन्नीघट्टी का जो लड़ाई था ये विजयनगर साम्राज्य का विघटन का प्रमुख कारण था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बन्नीघट्टी की लड़ाई जो है वो इतिहास में तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी टंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तालीकोटा, ठीक है, या फिर राक्षसी तंगड़ी। ठीक है, राक्षसी तंगड़ी इसके भी नाम से जाना जाता था। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण की नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? विशाल सेना तैयार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर। इतिहासकार जो बर्नी है वो बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो कोई जन कल्याणकारी योजना नहीं थी, बल्कि एक
सैन्य आवश्यकता थी। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने एक विशाल स्थायी सेना रखी और सैनिकों को ज़मीन, ठीक है, ज़मीन उस समय जो है वो इक्ता बोला जाता था, ठीक है, ज़मीन यानी इक्ता के बदले नकद वेतन देना शुरू कर दिया, नगद वेतन देना शुरू कर दिया, ठीक है, नगद वेतन देना शुरू कर दिया। अगला है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक जो था वो फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो है वो ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगा दिया था और पहला मुस्लिम शासक था, क्योंकि ज़मीन का रेवेन्यू जो है वो राज्य की इनकम का मुख्य सोर्स था, ठीक है। ज़मीन का जो रेवेन्यू था वो राज्य की इनकम का मुख्य स्रोत था। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों पर विचार कीजिए। विचार करने के लिए बोला जा रहा है। तो पहला है कि प्लासी का युद्ध, आपको पता है कि 1757 में लड़ा गया था, ठीक है। दूसरा है बक्सर का युद्ध, 1764 में लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध जो है वो 1760 में। ये तीनों तो आधुनिक भारत का ही, आप आसानी से इन चीज़ों को याद कर लेंगे। अब बच रहा अंबर का युद्ध, तो ये जो है 1749 में लड़ा गया था। तो पहले कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा सबसे पहले। सी किस में है? इसमें और इसमें है, तो ये दोनों तो कट गया। सी के बाद अब ए आ रहा है, यानी प्लासी, ठीक है। सी के बाद ए, दोनों में ए है। प्लासी के बाद क्या आ रहा है? तो वांडीवास, यानी कि CAD भी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन कि मैजिक लालटेन व्याख्यान तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? तो ये स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में हुआ था तमिलनाडु में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वो मैजिक लालटेन का उपयोग प्रचार और जन जागरूकता के लिए एक क्रांतिकारी उपकरण के रूप में किया गया था, ठीक है। अगला है अग्रहारिक नामक अधिकारी निम्नलिखित में से किसकी देखभाल करता था? अग्रहारिक नामक जो अधिकारी था वो निम्नलिखित में से किसकी देखभाल करता था? तो ये धार्मिक न्यास की देखभाल करता था, ठीक है। प्राचीन काल में विशेषकर गुप्त काल, ठीक है, विशेषकर जो है वो गुप्त काल और उसके बाद के समय में ब्राह्मणों या धार्मिक संस्थानों को दान में दी गई कर मुक्त भूमि को अग्रहार कहा जाता था। जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी उसे अग्रहारिक या अग्रहार कहा जाता था। तो ये निम्नलिखित में से वो धार्मिक न्यास के लिए काम करती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो सर शंकरन नायर थे, ठीक है, सर शंकरन नायर। ये केसरी 2 आई है इस पर मूवी, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, अभी नहीं एग्जाम के बाद, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, आपको पता ही होगा। और सर शंकर नायर उस समय वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इन्हें हालांकि सच्चाई जो है वो पता नहीं था। जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार और पंजाब में मार्शल लॉ लागू किए जाने के विरोध में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का अपना मुख्य लक्ष्य जो है वो घोषित किया था? तो ये जो है कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, ठीक है। और इसी मंच से दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था और इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। उसने उनके शब्दों में इसका अर्थ जो है ब्रिटेन या उसके उपनिवेशी जैसी स्वशासी शासन प्रणाली से था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था इसके अंतर्गत शामिल नहीं था? ठीक है, लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था इसमें शामिल कौन सा नहीं था? तो मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार किया जाना ये था। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया, ठीक है। नहीं था पूछा जा रहा है, तो ये भी था, ठीक है, ये भी था। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्य का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया, ये नहीं था, ठीक है, ये उस समय नहीं था। समझौते के अनुसार जो है वो केंद्रीय व्यवस्थापिका में निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/3 भाग जो है वो मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया था। यहाँ 1/9 दिया गया है, 1/3 था। तो पूछा क्या जा रहा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मुसलमानों के निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार की गई, ये भी सही है। गलत पूछा जा रहा था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाले निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। तो आइए इस पर विचार करते हैं, है ना। क्या कह रहा है? द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1851 में, ठीक है। अगला क्या है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में। अगला क्या है? द इंडियन एसोसिएशन 1876 में। उसके बाद क्या है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1800
38 में। सबसे पहले कौन सा आना चाहिए? 4, सभी में 4 है। उसके बाद कौन सा आना चाहिए? 1851, यानी 1 आना चाहिए। 4 के बाद 1 दोनों में है, ये दोनों तो कट गया। 4 1, उसके बाद क्या है? तो 2 आना चाहिए। 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो ये डुप्ले था। ठीक है, डुप्ले जो है ये फ्रांसीसी गवर्नर था, ध्यान रखिएगा। डुप्ले जो है फ्रांसीसी गवर्नर था, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय राजनीति के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का जो मतलब चलन शुरू किया था, इसी ने किया था, डुप्ले ने। कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक राज तरंगिनी किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था? तो ये राजा जय सिंह के संरक्षण में लिखा गया था। और राज तरंगिनी लिखा किसके द्वारा है, ये भी याद रखिएगा, कलहन द्वारा रचित है ये। ठीक है, राज तरंगिनी कश्मीर के लोहार वंश के जो शासक थे राजा जय सिंह, इन्हीं के संरक्षण में पूरी हुई थी। और भारतीय इतिहास का पहला प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है जिसमें पक्षपात रहित होकर राजाओं के गुण और दोषों का वर्णन किया गया है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? पंचायतन शब्द जो है वो किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये जो है वो मंदिर रचना शैली। ठीक है, मंदिर रचना शैली। पंचायतन प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट शैली है जो विशेष रूप से गुप्त काल और उत्तर भारत के मंदिरों में देखने को मिलती है। मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का बेहतर बचाव होगा। यह कथन किसका था? तो ये W हंटर का था। ठीक है, विल्सन हंटर है, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स जो कि 1871 में प्रकाशित हुई थी, जो इस संबंधित विचारों का सार है। उन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को यह सलाह दी थी कि मुसलमानों को असंतुष्ट रखना उनके शासन के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, तो W हंटर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए आइए फिर इसे व्यवस्थित कर ही देते हैं। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति, प्रारूप समिति का गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947, माफ़ कीजिएगा ये 46 होगा। ठीक है, 47 दीजिएगा, 46। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया जाना। ये अंगीकृत और अधिनियमित भारतीय संविधान को कब किया गया था? आपको पता है, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1950। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। ठीक है, प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है वो 29 अगस्त 1946 ना होकर ये 47 ही है। ठीक है, 1947। ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मैं ही कंफ्यूज कर गया था, 1947 है। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? इसके सही जवाब की बात कर ली जाए तो 4, सबसे पहले तो 4 होगा। 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही जवाब है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। समिति और नियुक्ति का वर्ष, समिति और नियुक्ति का वर्ष यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 1 मिनट, चलिए, बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है वो 1957 में हुआ था। ठीक है, ये अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986, PK थुंगन समिति 1988। तो ये जो दिया गया है ये सही दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि कोई केंद्रीय, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, कोई केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वो अपने पद से त्यागपत्र देंगे और राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो सही नहीं है, यही कथन गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। बाकी कथन आप पढ़ लीजिएगा इसे रोक कर। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जा रहा है वीडियो, चूँकि आप लोगों का भी डिमांड रहता है कम समय में किया जाए, तो इसे जो है पढ़ लीजिएगा। ऐसे पढ़ दे रहे हैं, चलिए थोड़ा सा 5-10 मिनट बर्दाश्त कीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। सही है, ये गलत है। ठीक है,
ए इसका आंसर है, गलत पूछा जा रहा था। निर्वाचक गण में विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते, बिल्कुल सही है। विधान परिषद जो है वो राज्य की है, ठीक है, ये नहीं इसमें शामिल नहीं होते, विधानसभा के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का पालन किया जाता है, ये भी सही है, केवल एक गलत था और ये हमारा आंसर। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में कितने अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? ठीक है, तो ये 15 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ष के लिए। संविधान का अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ का राजभाषा घोषित किया गया है, आप सभी को पता होगा। हालांकि संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि संविधान लागू होने की तिथि यानी कि 1950 से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक सरकारी कार्यों, ठीक है, 1965 तक सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि भारत में दैनंदिन रोजाना जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियम और विनियमों से करती है, ठीक है। दूसरा है कि भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहे। तो इसका जो है वो ये भी सही है और दूसरा सही व्याख्या कर रहा है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का 61वां संशोधन मतदाताओं की आयु घटाने से संबंधित है। दूसरा, संविधान का 93वां संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से संबंधित है। तीसरा, संविधान के 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 19A जोड़ा गया है। चौथा, सन 2002 में अभिभावकों द्वारा अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के कर्तव्य को जोड़ा गया। पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है? तो सही उत्तर इसमें से हमें चुनना है ना। सही उत्तर की अगर इसमें बात कर ली जाए तो जो पहला दिया गया है, पहला जो दिया गया संविधान का 61वां संशोधन मतदाताओं की आयु घटाने से संबंधित है, यानी पहले जो 21 वर्ष हुआ करता था उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। दूसरा है कि संविधान का 93वां संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से संबंधित है। तो 93वां जो संविधान संशोधन है 2006 ये शिक्षा संस्थान में ओबीसी आरक्षण से संबंधित है, न कि ईडब्ल्यूएस से। तो ये कथन गलत है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19A जोड़ा गया था, ये भी सही है। तो 1 और 3, ऑप्शन नंबर 1 और 3। अच्छा, चौथा भी है। सन 2002 में अभिभावकों द्वारा अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का कर्तव्य जोड़ा गया था, ये भी सही है। 86वां संविधान संशोधन था, ठीक है। तो 56 के अगर सही जवाब की बात कर ली जाए तो 1 और 4 इसका सही जवाब है, 3 नहीं है। 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में हुआ था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के कर्तव्य को जोड़ा गया था, 1 और 4। अगला है कि निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संदर्भ में अर्ध न्यायिक कार्य का अर्थ क्या है? तो निर्वाचन आयोग की बात की जा रही है। अर्ध न्यायिक कार्य के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है कि सही अर्थ क्या है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दलों के बीच विवादों का निपटारा करना, जैसे कि चुनाव चिन्ह विवाद, ये सब जो होते हैं ये अर्ध न्यायिक कार्य होते हैं। चुनाव जब भी होता है तो उस समय जो मेन बॉस होता है वो निर्वाचन आयोग होता है। उस समय थाना कोर्ट कचहरी इन सब का कुछ भी नहीं चलता, ठीक है। मेन बॉस जो है वो चुनाव आयोग होता है। हालांकि अब क्या ही चुनाव आयोग और क्या ही ईडी क्या चल रहा है देश में पता ही है, चलिए उस पर नहीं जाना है। अगला है 58 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या फिर है? पहला कथन है सूचना आयुक्त की संख्या 12 से अधिक नहीं होगी। दूसरा है मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेगा। और तीसरा है मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, ठीक है। तो इसमें से सही उत्तर चुनने के लिए बोला जा रहा है। तो सूचना आयुक्तों की संख्या 12 से अधिक नहीं होगी, तो ये जो है कथन गलत है। अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। 12 यहाँ पर जो दिया गया है वो गलत दिया गया। मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, ये जो है ये सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है मतलब 2 जो है वो सही दिया गया। मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, तो ये जो दिया गया है अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त अपनी पदावधि समाप्त होने के बाद पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तो तीसरा नंबर भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। थोड़ा सा लेंदी सेट ये है, ठीक है, लंबा समय लगेगा, बर्दाश्त करके चलिए। कथन 1 है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है। इसका कारण क्या बताया जा रहा है? तो भारत सरकार अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सही हो सकता है?
तो पहला जो दिया गया है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, बिल्कुल सही है। अब इसका रीजन जो दिया गया है, भारत सरकार अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो ये जो है इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 109 विशेष परिस्थितियों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। ये 109 नहीं है, 108 है। ठीक है, 109 नहीं है, 108 है। तो ये तो गलत दिख रहा है। इसे संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये सही है। धन विधेयक के मामले में असहमति होने पर संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो है ऐसा प्रावधान है। तीन भी सही है और 2 भी सही है। 108 रहता तो सही होता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद जो है वो 118(4) के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये बोला गया है। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किस आर्थिक संकेतक से है? हिंदू वृद्धि दर, तो ये जीडीपी से है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, जीडीपी से है। 61 नंबर, हिंदू वृद्धि दर का संबंध जो है वो जीडीपी से। और यह शब्द जो है वो 1978 में अर्थशास्त्री एक हुआ करते थे राज कृष्णा द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की 1950 से 1980 के बीच की निम्न वृद्धि दर यानी औसतन 3.5% से 4% को दर्शाने के लिए दिया था। ठीक है, चलिए अगला है कि भुगतान संतुलन के चालू खाते में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है भुगतान संतुलन के चालू खाते में? निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो ये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ऑप्शन नंबर डी जो है ये शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है 63 नंबर, फिलिप्स वक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक सीधा संबंध प्रदर्शित करता है, यही पहला ही गलत है। तो फिलिप्स द्वारा प्रतिपादित यह एक वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को दर्शाती है। यहाँ पर जो दिया गया है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाती है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ जो दिख रहा है आपको, अर्थशास्त्री डब्ल्यू फिलिप द्वारा प्रतिपादित यह वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को दर्शाती है। फिलिप वक्र इन दोनों के बीच व्युत्क्रम या नकारात्मक संबंध दिखाता है, ना कि सीधा। ठीक है, ये जो सीधा दिख रहा है ये सीधा ना होकर ये दिखाता है व्युत्क्रम या नकारात्मक। ठीक है, इसका अर्थ है कि जब एक बढ़ता है तो दूसरा एक जब बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इसलिए ये गलत है। इसके अनुसार जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कम होती है तो मुद्रास्फीति की दर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ऑप्शन ये जो दूसरा है ये सही है। ठीक है, तो दूसरा जो है ये सही है। कौन सा कथन असत्य है? तो केवल एक है, इसका कूट में अगर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग के नियम के अपवाद होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाती है, जिससे वह अन्य महंगी वस्तुओं को छोड़ इसी पर निर्भर हो जाता है। ठीक है, भारतीय नियोजन के इतिहास में योजना अवकाश की अवधि के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? तो उत्तरदायी कारक भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965। ठीक है, ये भी है। लगातार 2 वर्षों तक भीषण सूखा पड़ा, ये भी है। मुद्रा का अवमूल्यन, ये भी है। तो तीनों की तीनों है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1965-66 और 66-67 के दौरान भारत में लगातार 2 वर्ष भीषण सूखा पड़ा था। ठीक है, ठीक है, और ये जो है 1966 से 69 तक जो है ये योजना अवकाश था। ठीक है ना। चलिए अगला, राष्ट्रीय आय लेखांकन के साधन लागत और बाजार मूल्य के बीच के अंतर को कौन स्पष्ट करता है? कौन स्पष्ट करता है इसे? तो ये जो है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी। राष्ट्रीय आय रेखांकन में साधन लागत और बाजार मूल्य के बीच एक मुख्य अंतर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। बाजार मूल्य वह कीमत है जिस पर वस्तुएं और सेवाएं वास्तव में बाजार में बेची जाती है। ठीक है, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक के बारे में क्या सत्य है? तो गिनी गुणांक का मान 0 होने का अर्थ है पूर्ण असमानता। तो गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच होता है। 0 का अर्थ है पूर्ण समानता, यह समानता ना होकर यहाँ पर समानता होगा। ठीक है, तो 1 जो है ये गलत है। क्या सत्य है ये पूछा जा रहा है। लॉरेंज वक्र जितना निरपेक्ष समता रेखा के करीब होगा असमानता उतनी ही कम होगी, सही है। दूसरा, गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र के नीचे के क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है,
तो 2 और 3 यहाँ अभी तक सही मिल रहा है। चलिए 3 ही स्टेटमेंट थे, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। 68 नंबर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करने के लिए बोला जा रहा है? यहाँ पर सही कथन चुनने के लिए हमें बोला जा रहा है। ठीक है, तो एमएसपी की घोषणा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत सीएसीपी की सिफारिश पर की जाती है, बिल्कुल सही है ना। दूसरा है कि वर्तमान में केंद्र सरकार 23 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है, ये भी सही है। मक्की और बाजरा के लिए सरकार एमएसपी के स्थान पर उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी की घोषणा करती है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है? तो केंद्र सरकार वर्तमान में 23 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है। इसमें 7 अनाज यानी कि धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा और रागी, 5 दालें चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर और 7 तिलहन, मूंगफली, रेपसीड सरसों और सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, जिसके लिए एमएसपी घोषित होती है। उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी की जो बात की जा रही है, केवल गन्ने के लिए घोषित किया जाता है। मक्का और बाजरा अनाज की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 69 नंबर, बिहार के भौतिक विभाजन के संदर्भ में दून घाटी की औसत लंबाई कितनी और यह किन 2 श्रेणियों के मध्य स्थित है? देखिए, बिहार स्पेशल का एडुटेरिया का जो वास्तुनिष्ठ बुक है उसे हमारे चैनल पे करवाया जा रहा है। डेली एक सेट डाल दिया जाता है। वो अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसके अगर सही आंसर की आपसे बात कर ली जाए तो 24 किलोमीटर रामनगर दून और सोमेश्वर श्रेणी। ठीक है, दून घाटी जिसे हरहा नदी की घाटी भी कहा जाता है। ठीक है, हरहा नदी की घाटी अगर पूछा जाए, हरहा नदी की घाटी, तब भी आप दून घाटी को ही समझेंगे। उत्तर में स्थित सोमेश्वर श्रेणी और दक्षिण में स्थित रामनगर दून पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ठीक है, बिहार की भूगर्भिक संरचना के अनुसार विंध्यन समूह की चट्टानों का विस्तार मुख्य रूप से सोन नदी के उत्तर में पाया जाता है। इन चट्टानों में कौन सा खनिज निक्षेप सबसे अधिक पाया जाता है? तो यहाँ पर जो है पायराइट्स और चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, बिहार के भूगर्भिक संरचना में विंध्यन समूह की चट्टानें दक्षिण पश्चिमी से मुख्यतः जो है वो रोहतास, ठीक है, रोहतास और कैमूर जिला में पाई जाती है। ठीक है, बिहार के ताल क्षेत्र के संदर्भ में विचार करें। मोकामा से लखीसराय तक विस्तृत यह निम्न भूमि क्षेत्र किस काल में निर्मित हुआ है और इसकी ढाल किस दिशा की ओर है? ठीक है, तो ये क्वार्टनरी काल में हुआ है और पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल है। ताल क्षेत्र जो है वो गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित एक निम्न भूमि क्षेत्र है जिसका निर्माण जो है वो क्वार्टनरी काल में हुआ है। पुरानी जलोढ़ यानी जिसे बांगर भी बोला जाता है, बांगर मिट्टी बिहार के किन क्षेत्रों में सबसे अधिक विस्तृत है और इसमें किन तत्वों की कमी पाई जाती है? ठीक है, तो ये जो है रोहतास, गया और पटना क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है और इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। बांगर की मिट्टी का निर्माण जो है वो उन क्षेत्रों में होता है जहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण यहाँ पुरानी मिट्टी की परत जमी रह जाती है। ठीक है, बिहार सरकार का 7 निश्चय 2 योजना जो कि 2020 से 25 जिसका कार्यकाल था, इसके तहत सुलभ संपर्कता इजी कनेक्टिविटी का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य जो है प्रमुख शहरों में बाईपास और फ्लाईओवरों का निर्माण करना। ठीक है, फ्लाईओवरों का निर्माण करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, सुलभ संपर्कता जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है। बिहार के नोनिया विद्रोह जो कि 1770 से 1800 तक चला था, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था शोरा के व्यापारी पर अंग्रेजी एकाधिकार और शोषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको पता है, शोरा जो है वो बारूद बनाने का एक तरह से कच्चा माल है और सोरा जो है, सोरा बिहार में बहुत पाया जाता था और बिहार से सोरा और सूती वस्त्र लूट कर ले जाते थे अंग्रेज। तो शोरा के व्यापार और अंग्रेजी एकाधिकार और शोषण था किस चीज़ का? तो नोनिया विद्रोह का, जिसका ये टाइम याद रखिएगा 1770 से 1800 के बीच चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में नखास पिंड नामक स्थान पर नमक कानून भंग करने हेतु एक बड़ा केंद्र बनाया गया था? तो ये पटना में बनाया गया था। ठीक है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में चला था, इस समय नमक सत्याग्रह का व्यापक प्रभाव पड़ा था। पटना में नमक कानून भंग करने के लिए नखास पिंड को मुख्य केंद्र के रूप में बनाया गया था। ठीक है, 16 अप्रैल 1930 को पटना के स्वयंसेवकों का जत्था जो है नमक कानून तोड़ने के लिए यहाँ पहुँचा था। कब? 16 अप्रैल 1930 को। ठीक है, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गठित स्वदेशी लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए इसमें विचार करते हैं। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है? सही उत्तर चुनना है। इसकी स्थापना 1930 में पटना में हुई थी, बिल्कुल सही है।
सर अली इमाम इसके अध्यक्ष थे, ये भी सही है। सच्चिदानंद सिन्हा इसके सचिव थे, ये गलत है। ठीक है, इसके अध्यक्ष सर अली इमाम ज़रूर थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा और के.बी. दत्त इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा और इनके साथ एक और नाम याद रख लीजिए, के.बी. दत्त। ठीक है, के.बी. दत्त, ये दोनों उपाध्यक्ष थे। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमें बढ़ना है 77 नंबर की तरफ। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के तहत जरीबाना और महाशिलाना क्या थे? तो ये जो है क्रमशः सर्वेक्षण शुल्क और कर संग्रह शुल्क थे। ठीक है, शेरशाह सूरी ने भूमि और माप और लगान निर्धारण को पारदर्शी बनाने के लिए राई रे प्रणाली लागू की थी। इस प्रक्रिया के दौरान किसानों को 2 अतिरिक्त शुल्क लिए जाते थे, जरीबाना और महाशिलाना। जरीबाना जो है यह एक सर्वेक्षण शुल्क था जो भूमि के पैमाइश करने वाले दल के खर्च के लिए लिया जाता था। यह कुल लगान का 2.5% होता था। ठीक है, शेरशाह सूरी से संबंधित था, ध्यान रखिएगा। सर्वेक्षण शुल्क और कर संग्रह शुल्क था। बिहार में द्विसदनीय विधायिका के क्रमिक विकास के संदर्भ में किस वर्ष बिहार और उड़ीसा के विधान परिषद की पहली बैठक बांकीपुर में, बैटरी कम होने से क्या होगा, अभी चलना होगा थोड़ा देर, है ना। बिहार और उड़ीसा की विधान परिषद की पहली बैठक बांकीपुर में हुई थी, जिसे परिषद का स्थापना वर्ष माना जाता है। ठीक है, तो परिषद का स्थापना वर्ष 1913 है, आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर डेट दे दिया गया है, स्पेसिफिक पूछा जा रहा है, तो 20 जनवरी 1913 जो है वो सही जवाब है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी, और इसके पश्चात जो है वो 20 जनवरी 1913 को पटना के बांकीपुर में बिहार और उड़ीसा विधान परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई थी, और इसी बैठक की तिथि को विधान परिषद की स्थापना का वर्ष जो है, स्थापना की तारीख माना जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भोला पासवान शास्त्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोला पासवान शास्त्री जो है 1968 में थे, और 1968 में पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था। चलिए आइए अब ऑप्शन क्या पूछ रहा है उस पर जाते हैं हम लोग। तो वे बिहार के पहले अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल सही है। उनके कार्यकाल के दौरान बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था, ये भी सही, अभी हमने बता ही दिया। तीसरा है कि वे कुल 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। ठीक है, तो भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार बने हैं। ठीक है, आप तो बोले थे 2 बनेंगे, आप 3 बन गए। चलिए, तो 3 बार कब कब, तो 1968 एक आपको पता ही है, एक बार 1969 में और एक बार 1971 में, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये जो है गलत है। पूछा क्या जा रहा है भाई, कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 हमने देखा था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बिहार की मंजूषा चित्रकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तकनीकी रूप से अशुद्ध है? ठीक है, तो इस शैली में केवल 3 रंगों का प्रयोग होता है, गुलाबी, नीला और पीला। ये जो है तकनीकी रूप से अशुद्ध है। ठीक है, बिहार की मंजूषा चित्रकला, जिसे अंग प्रदेश भागलपुर क्षेत्र का मुख्य कला माना जाता है, ये मंजूषा चित्रकला में जिन 3 रंगों का प्रयोग होता है वो है गुलाबी, ठीक है, हरा और पीला। बाकी ये तीनों जो है वो सही दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इसे रोक कर आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला जो है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। 81 नंबर क्वेश्चन सही मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो नेवर अलोन ऐप, अच्छा ये करंट अफेयर है। नेवर अलोन ऐप जो है एम्स दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। एम्स दिल्ली, 1 का बी, 1 का 2, तो ये दोनों तो कट गया, अब सी या डी होगा आंसर। सुजलाम भारत ऐप, सुजलाम भारत ऐप जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, बी का 1, यानी कि बी का 1, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब है। बाकी जो है वो देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, है ना। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पेन्नयार नदी के जल बंटवारे के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। ये किन 2 राज्यों के बीच विवाद है? ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट 2026-27 में सबसे ज़्यादा किस मद में खर्च होगी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये इसमें राज्यों का हिस्सा जो है वो इस मद में सबसे ज़्यादा खर्च होने का लक्ष्य रखा गया, और इसमें जो है बजट में खर्च का लक्ष्य जो है वो 53,47,315 करोड़ रुपये का खर्च रखा गया है। ठीक है, चलिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में कौन से कर्तव्य विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए हैं?
ठीक है, कौन से कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो सबका साथ सबका विकास, ये भी है। आर्थिक विकास में तेजी लाना, आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमताओं का विकास। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस देश की शीर्ष अदालत के साथ युवा विधि पेशेवर के आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिया है? तो ये भूटान के साथ, ठीक है, भूटान के साथ समझौता। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भूटान की शीर्ष अदालत के साथ युवा विधि पेशेवर के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? ये आपको पता है कि 5 जनवरी को मनाया जाता है, पक्षियों के संरक्षण और कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है? तो भारत ने चीन को पछाड़ा है, ठीक है, भारत ने चीन को पछाड़कर चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी देश बन गया है, ठीक है, सबसे बड़ा देश। हाल ही में बिहार के पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने किस टाइगर रिजर्व के लिए संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये कैमूर टाइगर रिजर्व, ठीक है, कैमूर टाइगर रिजर्व के लिए मंजूरी दी है। कैमूर वन्य प्राणी आश्रयनी को कैमूर टाइगर रिजर्व घोषित कराने के लिए तैयार किए गए संशोधित प्रस्ताव को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। हाल ही में किस राज्य में गान नगाई त्यौहार मनाया गया है? तो गान नगाई त्यौहार जो है वो मणिपुर में मनाया गया है। गान नगाई त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य के जेलिया नगरोंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जो फसल कटाई के बाद एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, ठीक है, फसल कटाई के बाद एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार घोषित किया है? तो ये अनुच्छेद 21 के तहत। आपको पता है हमारे संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं और कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है, जिसमें अगर आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक दिया गया है, उसी के तहत अनुच्छेद 21 में इसकी बात की जा रही है। हाल ही में लंबी दूरी के पिनाका गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो इसका उड़ान परीक्षण सफल जो है वो किया गया है चांदीपुर में, ठीक है, चांदीपुर में किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा, यानी कि DRDO के द्वारा। DRDO ने चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण स्थल से लंबी दूरी के पिनाका गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है। हाल ही में सोमालीलैंड को औपचारिक मान्यता देने वाला संयुक्त राष्ट्र में शामिल दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो वो इजराइल है, ठीक है। 25 दिसंबर 2025 को इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया जिसने सोमालीलैंड को एकमात्र जो है सोमालीलैंड को एकमात्र स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में औपचारिक मान्यता दी है, ठीक है, 26 दिसंबर 2025 को। हाल ही में कहाँ पर अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का शुभारंभ किया गया है? तो ये जो है IIT पटना में किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता कहाँ पर की है? तो नई दिल्ली में PM मोदी के द्वारा की गई है 27 और 28 दिसंबर को, ठीक है, 27 और 28 दिसंबर 2025 को, ठीक है। इसका थीम अगर पूछा जाए तो विकसित भारत के लिए मानव पूंजी है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में विचार कीजिए। तो आइए विचार ही करवाया जा रहा है इस सेट में, बहुत ज़्यादा देखते हैं। इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा, सही है। इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये भी सही है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के कल्याण के लिए केंद्रित परियोजना है, ठीक है, केंद्र प्रायोजित परियोजना है। तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री कौन है? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल गया है अचानक से। श्री दीपक प्रकाश हैं, ठीक है, ये वही दीपक प्रकाश हैं जो गए थे शपथ ग्रहण समारोह को देखने, इन्हें ज़बरदस्ती मंत्री बना दिया गया है ना, ठीक है। विधानसभा 2025 चुनाव के बाद की बात की जा रही है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी से हैं, RLM से हैं, ठीक है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित होने वाला 13वां खंजर अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? खंजर अभ्यास जो है वो मिसामारी असम में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। भारत में जो भी युद्ध अभ्यास होगा उसका लोकेशन आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और ये खंजर होता किसके बीच में है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में, है ना, ध्यान रखिएगा। हाल ही में केरल का पहला तितली अभयारण्य कौन सा बन गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
पहला तितली अभ्यारण्य है ये कौन सा बन गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अरलम, ठीक है, अरलम है, केरल का पहला तितली अभ्यारण्य बना है, केरल का है, ध्यान रखिएगा, लोकेशन भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो स्वाति शांता कुमार, ऑप्शन नंबर ए, स्वाति शांता कुमार भारतीय सेना की 31 साल की मेजर हैं ये, ठीक है, मेजर हैं स्वाति शांता कुमार। इन्हें दक्षिण सूडान की महिला नेतृत्व वाली शांति प्रयास के लिए 2025 का संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार प्रदान किया गया है। असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। 100वां सवाल, फाइनली हम लोग सेंचुरी मारने वाले हैं। तो नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है, गलत है। नोंगक्रेम जो है नृत्य महोत्सव मेघालय में खासी जनजाति द्वारा पूछा क्या जा रहा है, असत्य कथन, चलिए ये असत्य पूछा जा रहा है, तो ये तो सही है, ठीक है, ये सही है। नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है, ये सही है, तो असत्य तो नहीं है ये। चवांगकुट महोत्सव जो है वो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, ये भी सही है, तो असत्य पूछा जा रहा था, ना तो एक ना ही दो, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। एडुटेरिया का ये जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है AEDO 2.0, उसी का ये दूसरा सेट हमने सामान्य अध्ययन के तहत कंप्लीट किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो लाइक कर दीजिएगा, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और उससे अगर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोग आपके साथ साथ और भी जो लोग बेरोज़गार हैं अपनी बेरोज़गारी दूर कर सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पठन पाठन का कार्यक्रम जारी रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।